मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं साक्षी अत्री आपका स्वागत करती हूँ मेरे प्यारे से परिवार @mission.upsi.with.sakshi में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको हिंदी और जीएस की पीवाईक्यू सीरीज करा रही हूँ। तो आज उसमें आपको मैं हिंदी का 12/11/2021 का थर्ड शिफ्ट का पेपर कराऊंगी। मैंने इससे पहले आपको हिंदी के 2 सेट करा दिए हैं और जीएस के आपके 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं 12 तारीख के। फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। आप सभी अगर आपने नहीं किए हैं तो पहले जाकर उन सेट को करें। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। पहला क्वेश्चन है, देरिदा का जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन है अल्जीरिया में, दूसरा अमेरिका में, तीसरा फ्रांस में या फिर जर्मनी में। तो देरिदा का जन्म कहाँ पर हुआ था। देरिदा का जन्म हुआ था अल्जीरिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका ए। कहाँ पर हुआ था, अल्जीरिया में हुआ था। और कब हुआ था, 1930 में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं आपको करा रही हूँ, तो आपको ये बहुत अच्छे से करने हैं, चाहे आपको बार बार क्लास देखनी पड़े। ठीक है। अल्जीरिया का जन्म कहाँ पर हुआ था, 1930 में अल्जीरिया में हुआ था। ठीक है। और ये कौन थे, एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्होंने अलौकिक विश्लेषण का एक रूप क्या किया था, विकसित किया था, जिसके लिए इन्हें जाना जाता है, किसके, अलौकिक विश्लेषण के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है। राम गया यानी कि वो चला गया, तो कौन सा है, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल। तो कौन सा है राम गया में, यानी कि सामान्य भूतकाल। वो गया तो काम तो हो चुका है, तो कौन सा आ जाएगा, सामान्य भूतकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्रिया के जिस रूप में कार्य के करने या होने का समय ज्ञात होता है, तो हम उस काल को क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे काल कहा जाता है। तो काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल के भी कितने, जैसे कि सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध, संभाव्य और हेतु हेतु मत। तो सामान्य के कितने हो गए, वर्तमान काल के तुम्हारे ये 6 भेद हो गए। भूतकाल के कितने हो गए, सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मद भूतकाल। तो ये आपके भूतकाल के भेद हो गए। भविष्य के, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मद भविष्य काल। ठीक है, ये आपके काल हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम बहुत बहादुर है। कैसा है, बहुत बहादुर है। इस शब्द में आपको क्या करना है, विशेष्य कौन है ये बताना है बहुत, राम या बहादुर। तो विशेष्य शब्द कौन सा हो जाएगा, ये गलती से ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, राम। क्या हो जाएगा विशेष्य शब्द, राम। क्यों हो जाएगा, क्योंकि विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताते हैं, विशेष्य की। तो कौन बहादुर है, राम बहादुर है। तो राम कौन हो जाएगा यहाँ पर, राम आपका क्या हो जाएगा, इसे नीचे कर देती हूँ। तो राम आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, विशेष्य। ठीक है। अगर आपसे पूछने लगे विशेषण क्या है और प्रविशेषण क्या है, तो ये तो आपका हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। कैसा है, बहुत बहादुर तो हो गया विशेषण, और कितना है, बहुत बहादुर है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। ठीक है। और राम क्या है आपका, ये आपका विशेष्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश का, आपको ये अनुच्छेद पढ़ना है और उनके सवालों के आंसर देने हैं। हमारे देश में, भारतवर्ष में शोषक और शोषित वर्ग का संघर्ष आज भी जारी है। इन दोनों वर्गों के संघर्ष में भ्रष्टाचार का जन्म लेना स्वाभाविक स्वाभाविक है। देश की पूंजीवादी व्यवस्था में साधारण जनता बुरी तरह से पिसती जा रही है। विकास के समस्त साधन पूंजीपतियों के पूंजीवादी पतियों के हाथों में कैद हैं। साधन विपन्नता एवं आर्थिक संकट ने मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग को पराजित कर दिया है और देश का कर्मठ, ईमानदार, बुद्धिजीवी एवं सर्वहारा वर्ग मेहनत की कमाई करके भी 2 जून की रोटी जुटा सकने में असमर्थ है, यानी कि सुकून की रोटी को। देश का सारा सरकारी तंत्र स्वार्थ लिप्सों के हाथों में फंस चुका है। नौकरशाही निरंकुश होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। शासन व्यवस्था में जुड़ा हर आदमी स्वार्थ केंद्रित हो गया है। हर आदमी अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन कथित भ्रष्टाचारियों के साथ देने के लिए विवश है। ईमानदारी एवं नैतिकता के बबूलते या फिर बलबूते कोई भी काम कर पाना संभव असंभव ही है।
जो व्यक्ति जितना झूठ बोलकर जी हजूरी करके अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल कर अपना काम करवा सकने का सामर्थ्य रखता है, वह आज के युग में क्या है, उतना ही सफल व्यक्ति है। रिश्वतखोर की बढ़ती प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक क्या दिया है, बढ़ावा दिया है। वस्तुतः अनैतिक तौर तरीके से किया गया प्रत्येक कार्य क्या कहलाएगा, भ्रष्टाचार कहलाएगा। अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो वो भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोई वैसा काम करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, भ्रष्टाचार। ऑप्शन है किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है। आपको क्वेश्चन में भी बताया था कौन सी प्रवृत्ति थी, तकनीकी, रिश्वतखोरी, जी हजूरी या फिर बेरोजगारी। तो किसने करा है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार को, रिश्वतखोरी ने। जो रिश्वत लेते हैं उनकी वजह से क्या होता जा रहा है, भ्रष्टाचार होता जा रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ है। किसके, मध्यम वर्ग के, निम्न वर्ग के, सर्वहारा वर्ग के या फिर उक्त सभी। तो कौन से हैं, अभी हमारे उसमें ग्राफ में बताई थी कि चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, चाहे सर्वहारा वर्ग हो, सभी कैसे हैं, सभी काम चलाने में, जीविका को चलाने में क्या है, असमर्थ। क्योंकि अब सब जगह क्या चल रही है, घूसखोरी चल रही है। ठीक है, यानी कि रिश्वतखोरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही निरंकुश होकर किसमें लिप्त हो गई है। नौकरशाही निरंकुश होकर किसमें लिप्त हो गई है, इसे मैंने ये किसमें लिप्त हो गई है, समाज सेवा में, शासन व्यवस्था में या फिर भ्रष्टाचार में या फिर स्वार्थ लिप्सा में। तो नौकरशाही किसमें निरंकुश हो चुकी है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी, यानी कि भ्रष्टाचार में। अब सब जगह क्या है, भ्रष्टाचार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब किसी व्यक्ति की क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के अनुसार हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब क्या होता है। किसके, क्रिया के लिंग किसके अनुसार हो, कर्ता के लिंग के अनुसार। तो वाक्य में कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, कृतवाच्य होता है, भाववाच्य होता है या फिर ये सभी होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, कृतवाच्य। किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार, तो कौन सा हो जाएगा, कृतवाच्य। अगर कर्म की वजह क्रिया के अनुसार होते तो कर्मवाच्य होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर मैं भेद, इनके भेद की बात करूं तो वचन और पुरुष के अनुसार हो तो वाक्य कृतवाच्य होगा। वाच्य के कितने भेद होते हैं, तीन। एक तो हमारा कृतवाच्य जो यहाँ पर दिया हुआ है, एक तो कृत होता है, एक कर्म होता है और एक भाववाच्य होता है। ठीक है, ये हमारे तीन होते हैं। और क्रिया के उस परिवर्तन को हम वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव की क्या हो, प्रधानता को बोध हो। तो वो हमारे तीन वाच्य कहलाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है। किसका, मूल का, भूमि, जड़, पत्थर या फिर जोड़। मूल का अनेकार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा आपका, जड़। जड़ को हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। और ये वन शायद मिसप्रिंट होगा तो इसको मैं हाइड कर, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, जड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगर हम इसके और अनेकार्थी शब्द देखें तो क्या बन जाएगा, पहला, आरंभ का भाग, कंद या फिर पूंजी। ये किसके हैं, ये सभी आपके मूल के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, क्या क्या है, लिख दूं एक बार। पहला, पहला या आरंभ का, आरंभ का भाग। ठीक है, एक कंद भी इसी का होता है, ये भी पूछ लिया जाता है, यहाँ पर लिख देती हूँ कंद। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। आपको चार शब्द दिए गए हैं, आपको इनमें से क्या बताना है, शुद्ध। और ये आशीर्वाद शब्द बहुत बार पूछा जाता है, पहला वाला आशीर्वाद या फिर दूसरा या तीसरा, कौन सा है। आपको मात्रा पर ध्यान देना है। हमेशा आशीर्वाद में कौन सी मात्रा आती है, एक तो बड़ी ई की तो मात्रा आएगी, और रे कहाँ पर आता है, रे हमेशा वा के ऊपर आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, किस पर ध्यान देना है, एक तो आपको ए, आ, से, ई कौन सी आएगी, ये बड़ी वाली। ठीक है, फिर जब हम वाद लिखते हैं, वे आ दे वाद, लेकिन रे कहाँ पर आना चाहिए, इस वा के ऊपर। तो ठीक है, आशीर्वाद, ये होगा सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था। किसका, काल के विभाजन का, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु ने या फिर गाड़सादय
तासी ने। तो किसने किया था काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास? वो किया था आपका डॉक्टर ग्रियर्सन ने। क्या किया था? डॉक्टर ग्रियर्सन ने किसका किया था? इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया था। ठीक है। वे ब्रिटिश नौकरशाह तथा बहुभाषाविद थे। कैसे थे? ब्रिटिश के नौकरशाह यानी कि नौकर थे तथा बहुभाषाविद थे, बहुत भाषाओं के ज्ञानी भी थे। ये बंगाल की रॉयल एसोसिएटिक सोसाइटी तथा नागरिक प्रचारिणी सभा के क्या थे? सदस्य थे। ठीक है। और इन्होंने हिंदी भाषा साहित्य में क्या किया था? अनेक कार्य किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? किस पर गर्दन पर सवार होना? गर्दन पर बैठ जाना, पीछा ना छोड़ना, जान से मार डालना या फिर गर्दन को दबाना। गर्दन पर सवार होना यानी कि क्या करना? किसी का पीछा ना छोड़ना, हमेशा उसके पीछे पीछे रहना। तो क्या बोलते हैं सब? ये तो मेरी गर्दन पर ही सवार हो गया। तो गर्दन पर सवार होना यानी कि पीछा ना छोड़ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? किसमें? रोला छंद में 28 होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, 26 होती हैं या फिर 24 होती हैं। तो रोला छंद में आपकी कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 24 मात्राएं होती हैं। और कैसे होती हैं? यह एक कैसा छंद है? ये आपका सममात्रिक छंद है। ये भी पूछ लिए जाते हैं कि कैसा है, सममात्रिक है, मात्रिक है। तो ये आपका है सममात्रिक छंद। ठीक है। मात्रिक, सममात्रिक, ये तय है। ठीक है। सममात्रिक छंद है और इसमें प्रथम और तृतीय, प्रथम कॉमा तृतीय, इन दोनों चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी होती हैं? द्वितीय कॉमा चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। 13 मात्राएं होती हैं। इनको आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से पंडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? उपसर्ग होता है वाक्य में जो आगे लगे शब्द में। ठीक है। और प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में लगे। तो प्रत्यय देखना है पंडित्य। तो पंडित्य में कौन सा बन जाएगा आपका? यह बनेगा, तय बनेगा या फिर ईय बनेगा या फिर ईया बनेगा। तो पंडित्य में क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह, पंडित धन यह, पंडित्य। तो इसका मूल शब्द क्या होता है? पंडित होता है। तो पंडित्य में से क्या हटाना पड़ जाएगा आपको? पंडित तो है ही मूल शब्द, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। प्रत्येक वे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय शब्द कहते हैं। जैसे सामाजिक, सामाजिक को हम कैसे लिखेंगे? समाज धन एक। तो समाज धन एक मिलकर क्या बन जाएगा? सामाजिक। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यापति के द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ठ में हैं? ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि अवहट्ठ में विद्यापति के द्वारा कितने रचित ग्रंथ हैं? तो कितने हैं? 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो उनके द्वारा गठित कितने हैं? 2। ठीक है। कितने हैं? 2। विद्यापति ने संस्कृत, अवहट्ठ एवं मैथिली आदि भाषाओं में लेखन कार्य किया है। किस किस में? संस्कृत में, अवहट्ठ में और मैथिली भाषाओं में। इनकी प्रमुख रचना अवहट्ठ में कौन कौन सी है? एक तो कीर्तिलता और एक कीर्ति पताका। ये पूछ भी ले जाती हैं कि कौन कौन सी है। एक तो आपकी कीर्तिलता है, कौन सी है? कीर्तिलता। और एक है आपकी कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और मैथिली में पदावली है। मैथिली में कौन सी है? पदावली। और संस्कृत में है भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, सर्वसार, दुर्गा, भक्ति, तरंगिणी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग, निजवाचक, निज माने होता है खुद, स्वयं। तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यहाँ पर क्या आ जाएगा? किस वाक्य में हुआ है? किस में हुआ है? आज अपनापन कहाँ है? यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, या फिर यह मेरी निजी पुस्तक है, या फिर अपनों से क्या छिपाना। तो स्वयं के लिए कहाँ पर प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। आप ही यानी कि अपने आप, यानी कि स्वयं। तो निजवाचक का मतलब क्या होता है? अपने आप। यानी कि क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा आपका? यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद होते हैं? ठीक है। आपको क्या बताने हैं? शब्दों के भेद बताने हैं। 2 होते हैं, 8 होते हैं, 4 होते हैं या 3 होते हैं? व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद होते हैं?
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी, यानी कि कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। और कौन कौन से होते हैं, ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, वरना आप लिख के ले लेना, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन से होते हैं 3 भेद, और व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना नहीं, व्युत्पत्ति के आधार पर। एक तो रूढ़ है, एक यौगिक है, और एक योग रूढ़। यौगिक और योग रूढ़, जिसने भी ये सीरीज कंप्लीट कर ली, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, वो 80 to 90% अपना एग्जाम करके आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा 17 क्वेश्चन है, क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी, जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आई तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाता है। नंबर सी, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। तो या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि अगर हम 2 क्रिया साथ करें तो जो हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं हम उस क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देख गगन मुझसे लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकर सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। इसमें कौन सा रस है, रौद्र रस है, क्या इसमें रौद्र रूप दिखाया है, या फिर अद्भुत रस है, या फिर शांत रस है, या फिर वीर रस है, किसी की वीर परिक्रमा के बारे में बताया है। तो इसमें से कौन सा रस है आपका, अद्भुत रस, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ अद्भुत चीजें बताई गई हैं, जैसे कि गगन मुझ में लय है, मेरे अंदर लय है, मेरे अंदर क्या है, पवन में लय है। तो ये सब क्या है, एक अद्भुत रस का प्रकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम अद्भुत रस ही तो कहते हैं। तो ये किस में आ जाएंगे, अद्भुत रस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है। भारत विभाजन की किसकी पृष्ठभूमि में है, भारत विभाजन की त्रासदी, राग दरबारी, कर्मभूमि, शेखर एक जीवनी, या फिर झूठा सच। तो किसके अंदर है, वो है आपका झूठा सच के अंतर्गत। ठीक है, किस उपन्यास में है, झूठा सच के अंतर क्या है, पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है, क्या है, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है, ब्रजभाषा, गढ़वाली, कौरवी, या फिर भोजपुरी। तो कौन सी है इसमें से जिसका आकार क्या है, बहुला है, तो वो आपकी कौन सी है, कौरवी बोली है। ठीक है, कौरवी बोली कहाँ पर बोली जाती है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर आदि जनपदों में बोली जाती है, कौन सी, कौरवी बोली। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौरवी, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी सारे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है, किसका, क्रियार्थक संज्ञा का। टहलना स्वास्थ्य के लिए, एक तो क्रिया हो और क्रियार्थक के साथ क्या हो, वो संज्ञा हो। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैं खाकर सोऊंगा, राधा बहुत तुतलाती है, या फिर गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी। तो कौन से में हो जाएगा आपका, टहलना क्या है, एक क्रिया है, तो टहलना क्या है, किसका कार्य कर रही है यहाँ पर, किसका, संज्ञा का कार्य कर रही है। तो टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाएगी, क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपमा अलंकार में सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं, किसके लिए, उपमा अलंकार के लिए, माघ, कालिदास, या फिर वाल्मीकि, या फिर भास। तो कौन से इनमें से आपके, कालिदास। ठीक है, महाकवि कालिदास किसके लिए हैं आपके, उपमा अलंकार के लिए सर्वाधिक प्रयोग और प्रसिद्ध हैं, सर्वाधिक प्रयोग के लिए। इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि अधिकतर पूछी जाती है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, या फिर विक्रमो वर्षियम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम और ऋतु संहार। ये सभी आपको याद रखनी है, सारी ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है, किसका, समास का। समास का विपरीत बताना है, व्यास होगा, विच्छेद होगा, संधि होगा, या फिर विग्रह होगा। तो समास का क्या होता है, वो होता है आपका व्यास। कभी कभी आप विच्छेद लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं होता, समास का हमेशा क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? अप्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो अवश्य होने वाला हो, या जो समय पर संभव ना हो, जो तोला या नापा ना जा सके। तो अप्रमेय कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, यानी कि अप्रमेय जिसका कोई प्रमाण ही ना हो, जिसे हम सिद्ध ना कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा, मैं कौन सा कारक है? झाड़ू ठीक से लगा तो कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, करण कारक है, या फिर संबोधन कारक है। तो क्या कर रही है? अरे गुलाबो, यानी कि उसे बुलाकर क्या बोल रही है? मतलब उसे बुला रही है। संबोधन में क्या कहते हैं? हे अरे, तो वहाँ पर क्या आता है? संबोधन ही तो होता है वो हमारा। तो कौन सा कारक हो जाएगा? अरे गुलाबों में आपका ये संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है। कारक कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से या फिर करण के द्वारा, संप्रदान को संप्रदान के लिए, अपादान से, अपादान कहाँ पर लगाते हैं? जहाँ पर ए लगाव की स्थिति हो, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे और अरी। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है? अरे गुलाबो, तो क्या हो जाएगा? संबोधन कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? पश्चिमी हिंदी की बोली आपको पता होनी चाहिए कौन सी है। कौरवी है, कन्नौजी है, ब्रजभाषा है, या फिर ये सभी है किसकी? पश्चिमी हिंदी की। तो कौन सी हो जाएगी आपकी इसमें से? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कौरवी भी है, कन्नौजी भी है और ब्रजभाषा भी किसकी है? ये पश्चिमी हिंदी की। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर एक और नहीं आई है, वो भी आपकी है, कौन सी? बुंदेली। ये भी आपको याद रखनी है, बुंदेली। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? किसके? वारकरी संप्रदाय के। कबीरदास हैं, ज्ञानेश्वर हैं, एकनाथ हैं, या फिर देवनाम है। तो कौन है वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक? वो हैं आपके ज्ञानेश्वर। ठीक है। वारकरी संप्रदाय के संस्थापक तुकाराम थे। इस संप्रदाय के प्रमुख संत कौन माने जाते थे? ज्ञानेश्वर एवं नामदेव। ये भी आपको याद रखना है। यदि संस्थापक कौन पूछे तो तुकाराम आ जाएंगे संस्थापक में। ठीक है। और प्रवर्तक में कौन है आपके? ज्ञानेश्वरम और नामदेव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण कौन से हैं? किसकी? विस्मयादिबोधक अव्यय के। तो विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण क्या हो जाएंगे? वहाँ, धन्य धन्य, यहाँ वहाँ, या फिर जहाँ जहाँ। विस्मयादिबोधक में कौन से हो जाएंगे आपके? धन्य धन्य, क्योंकि इसके बाद हम क्या लगाते हैं? विस्मयादिबोधक लगाते हैं। ठीक है। ऐसे सब जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई भी क्या हो? परिवर्तन ना हो। वह लड़की धन्य है, वह लड़का धन्य है, तो हम धन्य ही तो लगा रहे हैं दोनों जगह सब। तो ये क्या हो जाएगा आपका? विस्मयादिबोधक अव्यय। अव्यय के भेद: क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादिबोधक और निपात। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? विस्मयादिबोधक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? वियोग के अंतर्गत कितनी मानी गई हैं? 11, 8, 10 या फिर 9। तो कितनी मानी गई हैं वियोग के अंतर्गत? आपकी 10 मानी गई हैं। ठीक है। कितनी मानी गई हैं? 10 मानी गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पे वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? मूर्धन्य, नासिक्य, तालु या फिर ओष्ठ है। तो पे वर्ग का क्या है? इसमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ओष्ठ है। पे वर्ग ओष्ठ से होता है। जैसे के, ए के, ये सब किस में आते हैं? के वर्ग हमारा कंठ में आता है। और ई वर्ग, ई और च वर्ग, श, शलगम और ये हमारे तालव्य में आते हैं। टे वर्ग और श षटकोण हमारी मूर्धन्य में आती है। ते वर्ग रे ले से और छ ये हमारे दंत्य ध्वनि में आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? डी, ओष्ठ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? किसमें? सफेद कमीज। ये कमीज ये डबल लिख गया है, इसे हटा देना, बस कमीज। सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या फिर संख्यावाचक। सफेद कमीज, कैसी कमीज? सफेद, यानी कि वो उसका क्या बता रही है? गुण बता रही है। तो क्या आ जाएगा इसमें? गुणवाचक। ठीक है। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग और उसके आकार या अवस्था या स्थिति, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराए तो वहां पर क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को मिला था? 2010 में किसको मिला था? गोविंद मिश्र को, कैलाश बाजपेयी को, या फिर काशीनाथ सिंह को, या फिर उदय प्रकाश को। तो 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? उदय प्रकाश को मिला था। ठीक है। और उदय प्रकाश की रचना कौन सी थी? मोहनदास, जिसके लिए उन्हें
यह प्रदान किया गया था। कौन सी थी? मोहनदास, मोहनदास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और 2021 की बात करें तो 2021 में किसको मिला था? नाटक सम्राट अशोक के लिए किसे दिया गया था? प्रकाश चंद को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मलबे का मालिक, ये भी क्वेश्चन अधिकतर सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मलबे के मालिक कहानी के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश है, दूधनाथ सिंह है, ज्ञान रंजन है, या फिर राजेंद्र यादव है? तो कौन है मलबे के मालिक के? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि मोहन राकेश। ठीक है, और मोहन राकेश की अन्य रचना की बात करें तो अंधेरे बंद कमरे में, अंतराल, ने आने वाला कल, यानी कि तीनों उपन्यास, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये इनका एक नाटक है, और परिवेश, ये क्या है? इनका निबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? आपको उपविराम चिन्ह को पहचानना है। मिश्र बंधु तीन है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। नीचे हमारी दो बिंदी दी है, फिर एक ऐसे करके, तो इसमें से कौन सा है जो आपका उपविराम का चिन्ह है? तो इसमें से उपविराम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उपविराम हम किन्हें बोलते हैं? और जो सी में दे रखा है ये क्या हो जाएगा आपका? एक अल्पविराम होता है छोटी सी कॉमा के साथ, और ये हो जाएगा अर्धविराम। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में जहाँ पर ये दो बिंदी रहती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं उपविराम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? किसका? अर्धविराम का। जब राम आया श्याम सो रहा था, तो ये तो अल्पविराम दे दिया है। शाबाश इसी तरह आगे बढ़ते रहो। ठीक है, फिर तीसरा है, शाबाश में बोध करा के, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो, मैंने किताब पढ़ी है। तो आपको क्या बताना है इसमें? अर्धविराम का चिन्ह बताना है। किसका? अर्धविराम का। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा होता है अर्धविराम, जहाँ पर ऊपर एक बिंदी हो, नीचे एक कॉमा हो। और अल्पविराम में केवल ये कॉमा आता है जो ऊपर दे रखा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? जिसमें क्या कर दिया जाए? समुच्चय वादक अव्यय का लोप कर दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, या फिर द्विगु समास। तो वो हमारा कौन सा होता है? वो होता है द्वंद्व समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का क्या कर दिया जाता है? लोप कर दिया जाता है, तो वो क्या होते हैं? हमारे द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है, जैसे राम सीता, राजा रंक, अन्न जल, तो ये कौन से हो जाएंगे? द्वंद्व समास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? हिंदी क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा है, विश्व भाषा है, राजभाषा है, या फिर मातृभाषा है? तो हिंदी हमारी क्या है? हिंदी है आपकी राजभाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का वर्णन है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा है? जीमूत वाहन, वात्सव, शक्र, या फिर पुलोमजा। चार ऑप्शन दिख रहे हैं, तो कौन सा है? 38 का क्या हो जाएगा? डी, यानी कि पुलोमजा। ये क्या है? नहीं है। और वैसे जीतमोहन, वाशव और शुक्र, ये सभी क्या है? इसके इंद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? यानी कि अभी वह अच्छी तरह से खिला ना हो, तो मुकुल होगा, अधखिला होगा, कमल होगा, या फिर पुष्प होगा? तो ऐसे फूल को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मुकुल, जो पूरा ना खिला हो। और अधिक अधिक खिला कैसे कहते हैं? तो ऐसा फूल जो आधा खिला हो। पूरा ना खिला हो तो मुकुल बोलोगे, और आधा ना खिला हो तो उसे अधखिला बोलोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमदन, या फिर सितारे हिंद। तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए, रामचंद्र शुक्ल नहीं है भारतेंदु युग के रचनाकार। और ये सभी क्या है? हैं। तो इसे तो हटाओ, ये नहीं है, ये भी है, ये भी है, और श्रोते सितारे हिंद भी हैं। ठीक है,
अब क्या करते हैं, हमारा सेट इसी के साथ हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट क्लास में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अगर आपको अच्छे लगता है मेरा कंटेंट तो उसे सब्सक्राइब भी करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट में।